Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College Dinaana। आज हम ऑस्मोसिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया। जनरल जितनी भी जानकारी थी, एबी नॉलेट ने नाम दिया और क्या होता है परासरण, ये हम, और परमिएबिलिटी क्या होती है, ये हम पहले लेक्चर में वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट ए सॉल्यूशन कुड डेवलप when separated from its pure solvent by a selectively permeable membrane। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का वह मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थितिक दाब है जो एक सॉल्यूशन में विकसित होता है जब इसको इसके प्योर सॉल्वेंट से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रखा जाता है। इसका डिस्कशन हम अभी आगे और करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो अधिकतम हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थितिक दाब है जो किसी सॉल्यूशन में विकसित होता है जब इस सॉल्यूशन को उसके प्योर सॉल्वेंट यानी कि उसके शुद्ध विलायक से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग करके रखा जाता है। आगे हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, उसमें आपको इसकी स्थिति क्लियर होगी। फिर मैं इसको एक आपको जनरल भाषा में बताऊंगा कि क्या होता है। द टर्म वाज कॉन्ड बाय फीफर। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्म है, इसका ये दिया था फीफर ने कॉइन आउट किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। एबी नॉलेट ने दिया था ऑस्मोसिस। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में इन द अबव फिगर चैम्बर ए कंटेन्स प्योर वाटर। जो ये चैम्बर है ए, दिस वन, इसमें प्योर वाटर है। एंड बी कंटेन्स शुगर सॉल्यूशन। ये जो बी है इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है। The two solutions are separated by a selectively permeable membrane। ये जो M है, this is selectively permeable membrane, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो एक प्योर वाटर सॉल्वेंट है, विलायक है प्योर, और उसका शुगर सॉल्यूशन विलियन है, यानी कि शुगर और वाटर का जो विलियन है वो बी में रखा गया है। वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज। आप अगर सिंपली ऑस्मोसिस की क्रिया, परासरण की क्रिया होने दें तो आप क्या देखेंगे? विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, है ना। द वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम ए टू बी। इससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट द लिक्विड विल राइज इन चैम्बर बी एंड फॉल करस्पॉन्डिंगली इन चैम्बर बी ए। यानी कि जब परासरण की क्रिया होगी तो जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता यानी कि चैम्बर ए से अपनी निम्न सांद्रता जो सॉल्यूशन है बी में, उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिससे क्या होगा? ए के अंदर तल गिर जाएगा ऊपर से, यानी कि कमी होने लगेगी सॉल्वेंट की, और बी के अंदर वृद्धि होने लगेगी। बी का मान जो है वो भरने लगेगा, बी बड़ा होने लगेगा। बी के अंदर जो है लेवल ऊपर जाने लगेगा। द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन द हायर विल बी द राइज इन लिक्विड इन बी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी कि जितने ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, यानी कि उसमें शुगर की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जल का प्रवेश चैम्बर ए से चैम्बर बी की तरफ होगा, जिससे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। बट however it is possible to keep the level of the liquid equal in A and B by applying pressure to the piston
2 on the side B। ये देखिए, ये जो P है, दिस वन, ये पिस्टन है B सॉल्यूशन के अंदर। तो हम कुछ प्रेशर लगाकर ऐसा संभव बना सकते हैं कि जल के अणु इस सॉल्यूशन में B में प्रवेश ना कर पाए। इस पिस्टन के द्वारा हम कुछ प्रेशर डालेंगे जिससे इस B चैम्बर में इस अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू जल के अणुओं का A से B में गमन ना हो पाए या जाना रुक जाए। तो सीधी सी भाषा में हम क्या करेंगे, ये प्रेशर, जो प्रेशर परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी कि ए से मॉलिक्यूल जो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से जा रहे थे, इसको रोकने के लिए हमने पिस्टन P से, जो P2 है, इससे जो दाब लगाया है उसके कारण ये अणुओं का मूवमेंट रुक गया। तो ये जितना दाब लगाया गया था, ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली अगर हम देखें तो वह दाब है जिसके द्वारा एक स्टैंडर्ड जो हमने एक्सपेरिमेंट सेट किया है, प्योर सॉल्वेंट से शुगर सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग करके उसमें ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक दे, वह बाह्य दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है। ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब हम लगाते हैं, साधारण भाषा में कहें तो वह ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड to resist the osmotic flow of water from A to the solution B is called osmotic pressure। जो मैंने आपको बताया कि इतना दाब जो ऑस्मोटिक फ्लो, इस ऑस्मोसिस की क्रिया में जो जल का फ्लो हो रहा था A से B सॉल्यूशन की तरफ, उसको रोक दे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। Osmotic pressure of a solution may also be referred to as osmotic potential। इस osmotic pressure को हम क्या कह सकते हैं? osmotic potential भी कह सकते हैं, और यानी कि परासरणीय विभव भी कहा जा सकता है। Osmotic pressure of a solution may also be referred to as osmotic potential। तो ये जो osmotic प्रेशर है, परासरणीय दाब है किसी भी सॉल्यूशन का, उसको हम परासरणीय विभव भी कह सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसी भी विलायक में जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जितने विलय के अणु हैं, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी कि क्या बात हुई, किसी सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्ट्स हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें जितना भी हमने सॉल्यूट मिलाया है, उस जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे, समानुपाती होने का मतलब है उसका ऑस्मोटिक विभव या ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही अधिक होता है। समानुपाती का मतलब है जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है, और किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा नेगेटिव में देखा जाता है, उतना ही ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसके बाद पढ़ेंगे कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरणीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो विलय के अणु हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। किसी के भी मिक्सचर में, सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूट विलय
और विलायक के अणुओं के रेशो के अनुपात के द्वारा प्रभावित होता है। मोर द सोल्यूट पार्टिकल्स मोर वुड बी द प्रेशर। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने अधिक किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट या विलेय के अणु हैं या जितना कंसंट्रेटेड है उतना ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या हो गया, पहला जो कारक हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो इससे हमें पता लगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, विलेय और विलायक के दोनों के अणुओं के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर प्रभावित होता है। जितना अधिक सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उस मिक्सचर का या जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसका उतना ही अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। दूसरा है आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, आयनीकरण। एन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड वुड हैव मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे, उन कंपाउंड्स के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इफ़ ए सेल इज केप्ट इन 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यदि किसी सेल को, किसी कोशिका को हम 0.5 मोलर सॉल्यूशन, जो सुक्रोज का 0.5 m सांद्रता वाला जो विलयन है उसमें रखते हैं, इट्स वॉल्यूम डज नॉट आल्टर बिकॉज इट इज आइसोटोनिक टू द सेल कॉन्टेंट्स। उसकी सेल की आयतन में, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो बाहर सॉल्यूशन है और जो सेल के अंदर सॉल्यूशन है दोनों का कंसंट्रेशन समान है। तो ऐसे सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन आगे भी पढ़ेंगे, आइसोटोनिक या समपरासरी सॉल्यूशन कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि हमने किसी सेल को एक नॉन 5 m वाले सुक्रोज के सॉल्यूशन में रखा और उसमें आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई चेंज ना आए, इसका मतलब उसके बाहर जो सॉल्यूशन है और सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उनकी सांद्रता समान है। ऐसे सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। बट इफ द सेम सेल इज placed in 5 m solution of NaCl, which is an electrolyte, then the osmotic concentration of the cell increases. लेकिन यदि हम उसी कोशिका को, जो पहले हमने सुक्रोज में रखी थी, उसी कोशिका को 0.5 m सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखें, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आयोनाइजेशन हो जाता है तो सॉल्यूट के अंदर पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। विच इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, देन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो सेल है उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक सांद्रता जो है वो इंक्रीज हो जाती है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, वो ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। किसी भी विलयन का यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि समानुपाती है ऑस्मोटिक प्रेशर ताप के। जितना भी ताप बढ़ाएंगे उतना ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस फॉर प्लांट्स। Absorption of water from the soil by root hairs is due to osmosis. जल से सॉइल से, भूमि से जो जल का अवशोषण मूल रोम, रूट हेयर्स, मूल रोम के द्वारा किया जाता है, वो परासरण या ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स, जो प्लांट के पार्ट हैं, उनकी जो नेचुरल संरचना है, नेचुरल फुलावट है, अगर वो सेल फूली हुई है तो उस टर्जिडिटी क्या होती है, स्फीति। आगे अभी हम टर्गर प्रेशर भी पढ़ेंगे तो वहाँ स्थिति क्लियर होगी। जब हम सेल को पूरी फूली हुई अवस्था में देखते हैं तो वो उसकी टर्जिडिटी कहलाती है। तो जो ऑस्मोसिस है वो परासरण की क्रिया है, उसके द्वारा सेल में
फुलावट या उसकी आकार या संरचना बनी रहती है। यानी कि किसी भी प्लांट ऑर्गन की जो टर्जिडिटी है, स्थिति को बनाए रखने के लिए ऑस्मोसिस आवश्यक होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंडेंट ऑन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स विच इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। कहीं भी जो रंध्र हैं, स्टोमेटा हैं, रंध्र हैं, उनका खुलना और बंद होना, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो किस पर निर्भर करती है? जो गार्ड सेल्स हैं, द्वार कोशिकाएं हैं, उनकी टर्जिडिटी, उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। जब गार्ड सेल्स जल का अवशोषण करके फूली होती हैं, टर्जिट होती हैं, फूली हुई होती हैं, तो स्टोमेटा खुले रहते हैं। और जब इनमें से पानी निकल जाता है एक्सऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, वो पूरी डिटेल हम आगे चैप्टर है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसमें आएगी आपकी, वहाँ पढ़ेंगे। तो गार्ड सेल से पानी निकलने पर वो पिचक जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। कंडीशन कहलाती है फ्लैसिड। जब कोई चीज़ सेल पिचक जाए तो इसको फ्लैसिड सेल कहते हैं। तो पिचक जाती है तो स्टोमेटा या गार्ड सेल्स का द्वार बंद हो जाता है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये भी क्रिया जो ओपनिंग क्लोजिंग की है उसमें परासरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी के कारण सेल्स फूलती और पिचकती हैं, जिससे स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। ग्रोथ ऑफ यंग सेल्स बाय इंक्रीज इन देयर साइज इज ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गुलेशन। जो यंग सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है और जो उनके साइज में वृद्धि हो रही है, उसके लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर, परासरणीय दाब और स्फीति दाब रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आवश्यक होते हैं। कि मतलब इन दोनों प्रेशर, ऑस्मोटिक और टर्गर प्रेशर के कारण ही यंग जो सेल्स हैं उनकी साइज में वृद्धि होती है। ड्यू टू हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स, these become resistant to freezing and desiccation। जो हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सेल्स का, यही इन कोशिकाओं को फ्रीजिंग से और डेसिकेशन से, या खराब होने से, या सड़ने से, या जमने से बचाता है। यही जो कार्य है वो ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा होता है। चलिए आगे का जो भाग है इसका हम अपने तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।